मैं कमिंग सर? यस प्लीज डू। बैठिए। नमस्ते। नमस्ते सर। आप शुभम हैं? जी सर। शुभम, हिंदी भाषा में सहज हैं, कंफर्टेबल हैं? जी सर। हिंदी ही आपने माध्यम के तौर पर भी चुना है इंटरव्यू के लिए? जी सर। गुड। शुभम, आपने ये तो महसूस स्वाभाविक है किया होगा कि हम लोग तमाम कोविड सावधानियों को बरतने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर। और कोविड-19 के कदम जो हम लोगों ने लिए हैं उसी के तहत आपकी जो कुर्सी है उसे पर्याप्त दूरी पर रखा गया है और इस कमरे में मौजूद किसी भी व्यक्ति से आप सुरक्षित दूरी पर हैं। इसका एक अतिरिक्त लाभ ये है कि इसका अर्थ ये है कि आप चाहें तो मास्क हटा सकते हैं, क्योंकि मास्क हटाने के बाद भी आप सुरक्षित रहेंगे। जी सर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप मास्क हटा लीजिए, क्योंकि इससे आप सहज महसूस करेंगे और सहज तरीके से आपसे बातचीत हो पाएगी। जी सर। कंफर्टेबल हैं? जी सर। आपको स्वयं तो किसी किस्म के कोई लक्षण नहीं है? नहीं सर। ठीक है। तो शुभम, सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि आप बिना अपना नाम दोहराए, बिना अपने जाति, धर्म, समुदाय इत्यादि का कोई भी उल्लेख किए बिना जी सर। आप अपना परिचय दीजिए। सर, मैं लखीमपुर खीरी से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपने उच्च माध्यमिक स्तर तक शिक्षा लखीमपुर खीरी में ही प्राप्त किया और उसके बाद छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर से साइंस विषय में स्नातक किया है। बीएससी किया आपने? ये आपने कब किया था? 2017 में पूरी हुई थी। अच्छा। उसके बाद मैंने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बीटीसी किया है डाइट लखीमपुर खीरी से ही, और उसके बाद से सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, अभी आप पढ़ा नहीं रहे हैं कहीं? नहीं सर। नौकरी लगी नहीं या अभी कोशिश नहीं की? सर, अभी मौका ही नहीं मिला है। मौका नहीं मिला है, ठीक है। आपने किस विषय के साथ ये परीक्षा दी है? हिंदी लिटरेचर के साथ। हिंदी साहित्य आपका विषय है? जी सर। आपने कहा कि आप लखीमपुर खीरी से आते हैं। जी सर। पहले तो ये बताइए कि लखीमपुर खीरी में एक राष्ट्रीय उद्यान है। जी सर। उसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। जी सर। क्यों कहते हैं दुधवा? क्यों? दुधवा क्या है? दुधवा के बारे में सर नाम स्पेसिफिक दुधवा क्यों है इसके बारे में सर जानकारी नहीं। अरे, आप तो स्थानीय व्यक्ति हैं, मुझे लगा कि आप बता पाएंगे। मैं तो आपसे सीखना चाह रहा था। सॉरी सर, इसके बारे में। चलिए, कोई नहीं, देख लीजिएगा, पता कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य आपने विषय लिया है? जी सर। बीएससी आपने किया था? जी सर। ऐसे अनुराग क्यों उत्पन्न हुआ आपके अंदर साहित्य को लेकर? हिंदी साहित्य इसलिए लिया था क्योंकि विषय की जो परीक्षा की दृष्टि से पिछले वर्षों के पेपर को देखते हुए और अपना उसमें इंटरेस्ट को देखते हुए मैंने हिंदी साहित्य लिया था सर। आपने हर विषय के प्रश्न पत्र देखे? नहीं सर, हर विषय के नहीं देखे, हिंदी साहित्य के केवल 2-3 सालों के प्रश्न पत्र देखे। तो पहले आपने अपने विषय के क्यों नहीं देखे? फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के? सर, उसके बारे में मैं सहज नहीं था, इसलिए सर नहीं लिया था। चलिए, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और हिंदी साहित्य आपका विषय है। जी सर। हिंदी साहित्य पर उत्तर प्रदेश का दुष्प्रभाव क्या क्या है, ये बताइए। प्रभाव तो आप याद करके आए थे, दुष्प्रभाव बताना है। हिंदी साहित्य के दुष्प्रभाव? हाँ, हिंदी साहित्य को उत्तर प्रदेश से क्या क्या नुकसान हुआ है? सर, नुकसान रिकॉल मैं नहीं कर पा रहा हूँ सर। क्या बात करें, बहुत सारे लोगों का साफ साफ मानना है कि हिंदी साहित्य की दुर्गति में एक बड़ी भूमिका जी सर। इस बात की है कि हिंदी साहित्य में फ्यूडलिज्म, सामंतवाद, जी सर, वो उत्तर प्रदेश की वजह से, खासतौर से इलाहाबाद और बनारस की वजह से आता है। आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं? सर, मैं नहीं सहमत हूँ इस बात से, क्योंकि कई जो कवि और लेखक हैं वो निम्न वर्ग से भी आए हैं। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को ले सकते हैं, जयप्रकाश करदम साहब को ले सकते हैं। ये सब तो नए लोग हैं। जिस समय हिंदी साहित्य शेप हो रहा था उस समय तो सभी की सब पंडित जी लोग थे। सर, थे जरूर, अधिकता मान सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि केवल सामंती प्रकृति के ही लोग थे। हमारे लखीमपुर खीरी से भी वंशीधर शुक्ल जी अवधि के कवि रहे हैं, लेखक रहे हैं। उनकी भी पृष्ठभूमि जो थी वो बिल्कुल सामान्य थी। आप तो बता रहे हैं शुक्ल जी थे वो। तो सर, शुक्ल जी थे, हाँ, लेकिन तो हिंदी साहित्य पे तो आरोप ही ये है कि केवल उच्च वर्ण के लोगों का कब्जा रहा है, और आपने उदाहरण दिया तो शुक्ल जी का दे दिया किसी। सर, कह सकते हैं, लेकिन हैं अन्य। जैसे आप छायावाद तक हिंदी साहित्य में गैर ब्राह्मण लेखकों के नाम बताइए। सर, इसके बारे में ये अपने आप में ही सब कुछ बता रहा है। जी सर। नहीं? जी सर। चलिए, खैर कोई बात नहीं। हिंदी साहित्य में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल आप कहाँ हैं? सर, भक्ति काल में। भक्ति काल में? जी। भक्ति काल की उदय की व्याख्या करते हुए जी। जब
हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि अगर मुसलमानों का आक्रमण नहीं भी हुआ होता जी सर। तो हिंदी साहित्य का 12 आना वही होता जो आज है। जी सर। वो 4 आना कौन सा है जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि मुस्लिम आक्रमण की वजह से हुआ? सर इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में दोनों लोगों की अलग अलग व्याख्याएं हैं, जिसमें से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अधिक। आप मेरा सवाल समझ पाए? जी सर समझ 12 आना तो वो भी मान रहे हैं वही रहता, 4 आना के बारे में उनकी राय है कि बदल जाता। वो 4 आना कौन सा है? सर वो 4 आना मान सकते हैं कि जो तत्कालीन जो शासन था उससे लोगों को हो सकता है कि ऐसा लग रहा हो, उनकी जो भावनाएं हैं वो आहत हो रही हो सकता है उसका एक कारण मान सकते हैं 4 आना। चलिए जाते जाते मुझे ये बताइए, इससे पहले कि सर आपसे सवाल पूछें, जी। त वर्ग की सघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी है? सघोष महाप्राण। सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, सर आप बात करें। शुभम, जी सर। अगर मैं एक वाक्य बोलूं कि अंग्रेजी वर्णमाला और हिंदी वर्णमाला में तुलना करें तो हिंदी वर्णमाला अधिक साइंटिफिक है, जी तो कैसे सिद्ध करेंगे? सर पहले तो इस आधार पर सिद्ध करेंगे कि अगर वहाँ पर स्वर देखे जाएं ए, ई, ओ और यू तो वो अलग अलग जगह पे हैं, जबकि हमारे यहाँ अगर हिंदी वर्णमाला में देखे जाएं तो पहले स्वर हैं उसके बाद व्यंजन आते हैं। ठीक है। दूसरी सर वहाँ पर अगर देखा जाए तो जो मात्राएं लगती हैं उनका उच्चारण और लेखन दोनों में अंतर है। जैसे अगर यू को ले लें, अभी आप स्वर में ही हैं, अब व्यंजन में आ जाइए। सर व्यंजन में याद नहीं कर रहा। क, ख, ग, घ। हाँ सर, जो यहाँ पर हैं का वर्ग। क्या क्या विशेषता का वर्ग की? सर कंठ सेन की ध्वनि उत्पन्न होती है। अच्छा, आप कहाँ से? लखीमपुर खीरी से है ना? जी सर। मुझे बताइए, आपके पड़ोसी जिले में भी एक टाइगर रिजर्व है और आपके जिले में भी है। जी सर। क्या नाम है दोनों का? पीलीभीत में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। पीलीभीत में क्या है? अमनगढ़। पीलीभीत में अमनगढ़। अमनगढ़ तो बफर है जी सर। किसी दूसरे टाइगर रिजर्व का। पीलीभीत खुद एक टाइगर रिजर्व है। जी सर। ठीक है। अमनगढ़ तो आपका जिम कॉर्बेट का बफर जोन है। टाइगर रिजर्व के बारे में जानते हैं? संरचना कैसे होती है? गए हैं कभी आप? सर सर दुधवा गए हैं तो उसमें कुछ स्ट्रक्चर उसका कैसा है? सर स्ट्रक्चर के बारे में नहीं जानकारी। कोर और बफर के बारे में जानकारी नहीं है आपको? नहीं सर, कोर और बफर और उसके बाद 3 बफर क्यों रखा? 3 लेयर तो नहीं होती, 2 ही होती। कोर बफर ट्रांजिशन तो बायोस्फीयर रिजर्व में होता है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? सर बायोस्फीयर। अच्छा कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए, उत्तर प्रदेश के लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं? कितनी इसकी संख्या है? सर 100। अच्छा, लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर कौन है? सर इसका अच्छा कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए कि बजट के बारे में जानते हैं? जी। ये शब्द संविधान में किस आर्टिकल में है? सर बजट का उल्लेख बजट के नाम से नहीं है। ठीक है। वैसे अनुच्छेद 112 में इसका उल्लेख है। इसमें फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट जी सर। और एक तीसरा प्राइमरी डेफिसिट। जी सर। ये मुख्य रूप से 3 डेफिसिट है। क्या अंतर है इनमें? सर अंतर बहुत स्पष्ट रूप से याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के 3 प्रमुख बिंदुओं के बारे में बताइए। सर इसमें जो पहले 1986 एजुकेशन पॉलिसी थी उससे अलग करके इसमें स्ट्रक्चरल अंतर किया गया है। पहले 10+2 लेवल जो था उसको 5+3+3+4 में कर दिया गया। 5+3+3+4। जी। तो जो पहला +3 है वो कहाँ से कहाँ तक है? सर उसमें एज 3 से लगा करके ग्रेड 1। किस क्लास से किस क्लास तक की पढ़ाई होगी? पहले सर प्री एजुकेशन है और फिर उसमें कहाँ से कहाँ तक है? सर 3+3 3 साल प्राइमरी एजुकेशन है, फिर ग्रेड 1 और ग्रेड 2। आप बात समझ नहीं पा रहे हैं। पहला 5, जी सर, फिर 3। ये जो 3 मैं बोल रहा हूँ ये कहाँ से कहाँ तक क्लास तक है? ये होगा सर 3 से 5। अच्छा ठीक है। मुझे एक आखिरी सवाल ये बताइए कि यूएन के बारे में जानते हैं? जी सर। यूएन में जो भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जी सर, उसमें हिंदी है कि नहीं? सर नहीं। क्यों? बहुत बड़ी जनसंख्या है जो हिंदी बोलती है। जी सर। कौन कौन सी हैं ऑफिशियल? सर 5। कौन कौन सी? सर इंग्लिश, स्पेनिश। हाँ स्पेनिश है सर। 5 हैं सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा सर। चलिए जरा बताइए, यूपी विधानसभा और यूपी विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? सर विधानसभा में 403 सीटें हैं, प्लस 1 सीट जो है वो राज्यपाल जी के द्वारा मनोनीत किया जाता है, और विधान परिषद में 100 सीटें। किसका मनोनयन करते हैं राज्यपाल?
सर एंग्लो इंडियन का। क्या होता है एंग्लो इंडियन? सर ऐसे लोग जो जिनके पूर्वज भारत में रह रहे थे, विदेशी मूल के। विदेशी मूल के ऐसे लोग जिनके पूर्वज भारत में रह रहे थे, जी सर। वो उनको कहते हैं एंग्लो इंडियन। शायद सर बिल्कुल कंफर्म नहीं। अच्छा, अब एंग्लो इंडियन की सीट के जो नामित करने का एक प्रावधान था, जी सर, वो है बना हुआ कि समाप्त कर दिया गया? सर 126वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त। 126वें संविधान संशोधन से कि 126वें संविधान संशोधन विधेयक में ऐसी बात कही गई थी? जी, संविधान संशोधन विधेयक में ऐसी बात कही गई है कि संविधान संशोधन कौन सा था? 104वां? नहीं सर, मैं कंफर्म नहीं है जी। अच्छा, संविधान संशोधन विधेयक अगर कोई आता है जी सर, जिसमें गतिरोध उत्पन्न हो जाए लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, जी सर, तो क्या प्रावधान है? सर संविधान संशोधन विधेयक में प्रावधान यह है कि दोनों सदनों से अलग अलग उपस्थित और 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। संयुक्त बैठक का इसमें प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, और मान लीजिए नहीं पारित हो पाए, दोनों में गतिरोध हो गया, तब क्या करेंगे? तो सर फिर से लाना पड़ेगा या कैंसिल कर दी जाएगा? कैंसिल कर दिया जाएगा। कन्फर्म है? सर दोनों सदनों से फिलहाल पास होना चाहिए, संयुक्त बैठक नहीं होगी, ये कन्फर्म है सर। अच्छा, कन्फर्म है, चलिए। अच्छा, यूपी विधानसभा में कुल महिला सदस्य कितनी है? सर नहीं पता है। अच्छा, यूपी विधानसभा के नेता सदन कौन है? सर गोविंद चौधरी। नेता सदन? नेता सदन सर गेस कर सकता हूँ। गेस रहने दीजिए, ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति थोड़ी ना गेस करना है, ठीक है। चलिए ये बताइए, विधान परिषद में नेता सदन कौन है? किन किन राज्यों में विधान परिषद है? सर 6 राज्यों में। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है जी सर। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र में? सर महाराष्ट्र के बारे में बोल रहा हूँ। अच्छा, चलिए ये बताइए, अच्छा राज्यसभा और विधान परिषद, जी, इन दोनों के जो शक्तियां हैं, इन शक्तियों के दृष्टिकोण से क्या क्या अंतर है? सर राज्यसभा के और विधान परिषद की अगर तुलना की जाए तो विधान परिषद की का महत्व कम है। मुझे तो बताइए ना कैसे? क्योंकि अगर संविधान संशोधन विधेयक और वित्त विधेयक को छोड़ दिया जाए तो लगभग लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ बराबर हैं, बशर्ते यहाँ जो है विधान परिषद में। चलिए, साधारण विधेयक में राज्यसभा में क्या प्रोविज़न है, राज्यसभा की शक्तियाँ क्या हैं? जी सर। और विधान परिषद को क्या शक्तियाँ हैं, बताइए। साधारण विधेयक में राज्यसभा के द्वारा लोकसभा की इक्वल हैं शक्तियाँ। विधानसभा में 14 दिन अधिकतम रोक सकता है सर। विधान परिषद? जी सर। 14 दिन साधारण विधेयक को। चलिए कोई नहीं सर। ओके, शुभम आपने तो बीएड किया हुआ है? सर बीटीसी किया हुआ है। आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं? जी सर। कल्पना कीजिए, लेकिन प्रशासक भी बनना चाहते हैं? जी सर। दोनों में से क्या आपकी वरीयता है? सर वरीयता प्रशासक बनना है, इसलिए बीटीसी किया था, क्योंकि सर इसमें श्योर नहीं होता है कि हो ही जाए, एक लंबा प्रोसेस होता है। चलिए मान लेते हैं आप एसडीएम बन गए। जी सर। और आपको पता लगता है कि आपके क्षेत्र में एक स्कूल में बच्चों को भेजना उनके अभिभावकों ने बंद कर दिया। जी सर। कारण ये है कि वहाँ जो मिड डे मील के लिए जिन महिला की नियुक्ति की गई है वो दलित समाज से आती है। जी सर। और स्वभाव उन्होंने उस महिला को नहीं रोका, उसके लिए कोई अपशब्द नहीं बोले, कुछ नहीं किया, बस अपने बच्चों को भेजना बंद कर दिया। जी सर। ऐसी स्थिति को आप कैसे रिजॉल्व करेंगे? सर ऐसी स्थिति को रिजॉल्व करने में हम अभिभावकों की, जो लड़कों के अभिभावक हैं, उनसे ही संवाद करना चाहेंगे। उनसे करेंगे क्या, ये बताइए। आप एसडीएम हैं, आपके अंतर्गत कोई एक प्राथमिक शाला है किसी गाँव में? जी सर। वहाँ क्या करें? वहाँ से आपके पास ये समाचार पहुँच गया। जी सर। अब आप क्या करेंगे? सर मैं गांव में सबसे पहले जाना चाहूँगा। गांव पहुँचेंगे? जी सर। अभिभावकों से बात करूँगा, उनकी जो आपत्तियाँ हैं कि क्यों नहीं भेज रहे हैं, क्या समस्या नहीं, वो करें हमारे बच्चे नहीं भेजे। सबको आप किसी और से पूछेंगे तो बताएगा कि वो दलित जाति से आता है, ये उच्च जाति के लोग अपने बच्चों को उसके हाथ का खाना नहीं खिलाना चाहते। सर तो उनको जानकारी ही देंगे कि आपको लगता है कि वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं है? आप प्रशासन को सोच के बताइए। उनके अंदर जातिवाद की भावना है, तो उसमें हो सकता है कि कुछ उनकी गलतफहमियां हों, हो सकता है उनको परसुएशन से उनके अंदर बदलाव आ जाए। और आप भाषण देने के अलावा कुछ करेंगे कि नहीं? करेंगे क्या? मैं एक्शन जानना चाह रहा हूँ। सर मैं दलित महिला को हटाऊंगा नहीं, फिलहाल प्रोसेस भले स्कूल बंद हो जाए। सर स्कूल बिना बच्चे के कैसे स्कूल चलेगा? आप तो शिक्षक हैं, आप तो प्रशिक्षित हैं, आपको पता है। जी सर। क्या करेंगे, क्या एक्शन बताइए।
सर मुझे प्रशासक बनेंगे तो कुछ तो करना पड़ेगा बच्चे। जी सर। चलिए कोई बात नहीं शुभम, आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। जी सर। टेक योर सीट शुभम। 24 इयर्स, ठीक यही है उम्र आपकी? जी। और आपका इंटरव्यू कब है? 8 तारीख को है, तो अभी आपके पास बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा समय है। जी सर। बताइए आपके हिसाब से आपका इंटरव्यू कैसा गया है? कहाँ अपनी परफॉर्मेंस से आप संतुष्ट हैं और कहाँ लग रहा है कि उतार लीजिए, कहाँ आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पर सर सुधार करना पड़ेगा? सर सभी बिंदुओं पे सुधार करना। सभी पर। चलिए, आपका इसका मतलब ऑब्जर्वेशन बेहतर है। तो शुभम, मेरे ख्याल से आपका ये पहला इंटरव्यू होगा? जी सर। इससे पहले आपने पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू नहीं दिया है? नहीं। ठीक है। तो आप यूथफुल हैं, यंग हैं, ईमानदार दिखाई देते हैं, अच्छी बात है। बोर्ड मेंबर्स आपको, देखिए अल्टीमेटली ये पर्सनैलिटी टेस्ट है, ये नॉलेज टेस्टिंग नहीं है, ठीक है ना? तो आपको ठीक है, जितना जानकारी होनी चाहिए वो तो होनी चाहिए, तैयारी कर लीजिए, लेकिन जानकारी ये मत मान के चलिए कि आपके पास सवालों के तथ्यात्मक उत्तर हैं, उससे आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होती है। जी। पर्सनैलिटी टेस्ट इस बात से होती है कि जो उत्तर हैं उन्हें आप कैसे डिलीवर कर रहे हैं, और जो उत्तर नहीं है जी। उस बात को आप कैसे व्यक्त कर रहे हैं कि आपके पास उत्तर नहीं है। ठीक है ना? आप समझ पा रहे हैं? नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए, तैयारी कीजिए, अच्छी बात है, जितना समय उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये मत मानकर चलिए कि नॉलेज होने से पर्सनैलिटी टेस्ट अच्छा होता है। ठीक है ना? तो उसके लिए आपको पर्सनैलिटी वाले हिस्से पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। अभी क्या स्थिति है? आप यंग दिखाई दे रहे हैं, आप स्मार्ट दिखाई दे रहे हैं, आप ईमानदार दिखाई दे रहे हैं। ठीक है? ऐसा लग रहा है कि जो बात बोल रहे हैं आप ईमानदारी से बोल रहे हैं, ये आपके बारे में सकारात्मक बात है। लेकिन अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, एंट्री आपकी अच्छी है, सिटिंग पोस्चर ठीक है, वॉइस लेवल ठीक है, लेकिन एक तो थोड़ा सा शेकी है, और पोस्चर में एक छोटा सा बदलाव ये है कि आप जिससे बात करते हैं उसकी तरफ मुड़ जाते हैं। जी। केवल गर्दन नहीं, देखिए अगर आप वहाँ से गर्दन हिलाएंगे तो सर को देख सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ गर्दन नहीं हिलाते, आप पूरी बॉडी को हिला लेते हैं, इवन थोड़े से पैरों को भी टेढ़ा कर लेते हैं, जी। जैसे आप घूम जा रहे हैं। उसकी ज़रूरत नहीं, ठीक है ना? इससे ऐसा लगता है जैसे कि आप बहुत सिकुड़े अपने आप में सिमट रहे हैं, जी। उसकी ज़रूरत नहीं। अगर मैं आपको पूरी पर्सनैलिटी में एक केवल सुझाव दूं तो वो सुझाव होगा, बोल्ड हो जाइए। ठीक है ना? जी। बहुत सहमिए मत। आपको किसी ने कोई खैरात में ये अवसर नहीं दिया है कि आप इंटरव्यू दें, आपने इस अवसर को हासिल किया है। ठीक है ना? एक इंटरव्यू, आपने एक परीक्षा, इंपॉर्टेंट परीक्षा पास की है, तब आपको ये अवसर मिला है। जी। तो उससे जो खुशी और बोल्डनेस आनी चाहिए, फिलहाल वो नहीं आ रही है। जी। मैं आपकी ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको कौन कितना आता है कितना नहीं आता, वो बाद की बात है। पहले मजबूती से अपनी बात को कहिए। ठीक है? बात समझ में आ रही है? इस बात से मत डरिए कि अगर तथ्यात्मक क्वेश्चन नहीं है तो कि आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। जी। इस चक्कर में आप अपने आप को रोक ले रहे हैं, जी। और किसी किसी जगह पर आप मिडवे ड्रॉप कर दे रहे हैं आंसर देने को, वो मत कीजिए। ठीक है ना? मैं कतई नहीं कह रहा हूँ कि नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट होता है, पढ़ना है आपको, तैयारी करनी है आपको, लेकिन डिलीवरी पर भी ध्यान देना है। जी। ठीक है? कैसे आप उसे व्यक्त कर रहे हैं, इस पे ध्यान दें। हैंड मूवमेंट नहीं है, आई कांटेक्ट ठीक है, फ्लो अच्छा है, तो कुल मिला के कोई परेशानी बाकी कम्युनिकेशन पैटर्न में नहीं है। बस सिर्फ इतना है कि जल्दी हथियार मत डालिए, बस। जी। ठीक है ना? थोड़ा बोल्ड तरीके से बात कीजिए। सिचुएशनल क्वेश्चंस में तो हथियार बिल्कुल नहीं डालने, कुछ ना कुछ जरूर बोल दीजिए। जी। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? जी। बाकी चीज़ें जनरली आप अच्छा कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए। हिंदी साहित्य वाले हिस्से को थोड़ा सा देख लीजिए, आपका अपना विषय है। ठीक है ना? इसी तरीके से अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को भी थोड़ा देख लीजिए। ठीक है? बाकी चीज़ें ठीक हैं, अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।